हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीसीएस विद चौहान। गाइस, मेरा नाम है कीरत चौहान। यहाँ हम कर रहे हैं पर्यावरण पारिस्थितिकी घटना चक्र। तो गाइस, चैप्टर नंबर 4 चल रहा है हरित गृह प्रभाव जलवायु परिवर्तन पार्ट 6 की यहाँ पे हम बात करेंगे। गाइस, ये जो है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। पीसीएस एग्जाम के लिए और भी बहुत सारे वनडे एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट बुक है, जरूर पढ़िएगा। व्हाट्सएप नंबर है, अगर आप चाहें तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कोई हेल्प की ज़रूरत है तो आप बात कर सकते हैं मुझसे। विषय सूची की बात करते हैं। हमारा जो चैप्टर अभी यहाँ चल रहा है वो है चैप्टर नंबर 4। उसके आगे के भी चैप्टर हम देख सकते हैं कि हमें आगे और क्या क्या पढ़ना है। तो जो नेक्स्ट चैप्टर हम करने जा रहे हैं गाइस यहाँ पे, तो वो है क्योटो प्रोटोकॉल, अन प्रोटोकॉल व संधियों की बात करेंगे। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है। यहाँ लिखा है क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, ठीक है। UNFCCC यानी कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्या है, क्लाइमेट चेंज से संबद्ध है। ये ग्रीन हाउस गैसेस के निकास को कम करने से संबंधित है, ना कि ग्रीन हाउस गैसेस से संबंधित। यानी इसका ये हिसाब किताब है कि ग्रीन हाउस गैसेस वातावरण में कम से कम हो, ठीक है। अब ये क्योटो है कहाँ पे, एक शहर है जो कि जापान में है। वहाँ पे क्या होता है, 1997 में UNFCCC के तीसरे सम्मेलन यानी कि COP3, ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल स्वीकार किया गया। और ये प्रोटोकॉल जो है आपका 2005 में क्या होता है, लागू होता है। ये नहीं याद हो रहा, कोई बात नहीं, फिलहाल ये याद रखिएगा कि ये जो है आपका स्वीकार कब किया गया और ये लागू कब हुआ, 2005 में। क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को 2019 के स्तर पर लाने के लिए बाध्यकारी समझौता है। यानी इसने कहा ग्रीन हाउस गैसेस जितने भी हैं उसे कम करो और 1990 में जितनी थी ना वहाँ तक लाने की कोशिश करो। तो इस प्रोटोकॉल, ये मतलब इस समझौते के अनुसार क्या है, अधिक ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन करने वाले देशों के लिए उत्सर्जन में 2008 से लेकर 2012 तक 5.2% की कटौती करने का प्रावधान किया गया। मतलब इसके ये दो चरणों में आया है, एक 2008 से 12 तक में आया और एक 2013 से लेकर 2020 तक का आया, दो चरणों में आता है। तो इसने कहा जो पहला चरण है उसमें जो देश है ना, जो ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन कर रहे हैं, वो भैया अपना जो उत्सर्जन है उसे जो 5.2% कम करने की कोशिश करें, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, एक है आपका CDM, इम्पॉर्टेंट, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, ठीक है, स्वच्छ विकास युक्ति, ठीक है। तो CDM जो है UNFCCC के क्योटो प्रोटोकॉल की धारा 12 के अंतर्गत परिणत है। तो जहाँ जहाँ मैंने रेड पेन चला दिए वो समझ लो हर चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब इसके तहत क्या है, एनेक्स 1। एनेक्स 1 में क्या होते हैं, विकसित देश आते हैं। गैर एनेक्स देशों, मतलब इसने एनेक्स 1 के जो विकसित देश हैं, गैर एनेक्स देशों में स्वच्छ विकास युक्ति परियोजना कार्यान्वित कर, ठीक है, कार्बन क्रेडिट प्राप्त कर सकते हैं। मतलब इसने कहा कि ये कुछ एनेक्स 1 के देश हैं, ठीक है। अब ये क्या करेंगे ना, कुछ परियोजनाएं चलाएंगे जो गैर एनेक्स देश हैं उन देशों में, ठीक है। मतलब इससे क्या होता है कि ऐसी कुछ परियोजनाएं जिससे कि कार्बन जो है कार्बन कम एमिट उत्सर्जन कार्बन का कम हो। अब क्या है, ये कोई परियोजना में अपने पैसे लगाएंगे। अब इन्हें क्या मिलेगा इसके बदले में, इसके बदले में इन्हें मिलेगा कार्बन क्रेडिट, ठीक है। तो ये है। अब इसने कहा कार्बन क्रेडिट का उपयोग जो है, ये जो एनेक्स 1 वाले विकसित देश है ना, वो अपनी राष्ट्रीय उत्सर्जन प्रतिबद्धताओं में हुई कमी को पूरा करने में कर सकते हैं। मतलब इसने कहा कि जो एनेक्स 1 वाले देश थे, इनसे कहा कि भैया आप ना पूरे साल में ना 3% ही कार्बन का उत्सर्जन करेंगे। अब क्या हुआ कि यानी 3 से 5% हो गया इनका गलती से। अब ये क्या करेंगे, कुछ पैसा लगा देंगे गैर एनेक्स देशों में, ऐसी परियोजनाओं में जो कार्बन का उत्सर्जन जिससे कम हो, ठीक है। अब ये इन्हें क्या दे देंगे, कार्बन क्रेडिट दे देंगे। अब ये कार्बन क्रेडिट से बस ये फ़ायदा हो जाएगा कि इनका ये जो 2% बढ़ गया, इसके लिए इन्हें माफ़ी मिल जाएगी। स्पष्ट है कि परियोजनाएं एनेक्स 1 के देशों द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं, परंतु इन परियोजनाओं को गैर एनेक्स 1 विकासशील देशों में क्रियान्वित किया जाता है। मैंने वही वाली बात कही, ये परियोजनाएं मतलब पैसा कौन लगाएगा, एनेक्स 1 वाले देश लगाएंगे। और कहाँ लगाएंगे, गैर एनेक्स देशों में, ठीक है, गैर एनेक्स 1 वाले देशों में। तो इस प्रकार इन परियोजनाओं का संबंध दोनों ही प्रकार के देशों से है, मतलब एनेक्स 1 से है, गैर एनेक्स देशों से। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, यहाँ लिखा है क्योटो प्रोटोकॉल और क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, राइट, CDM, राइट। अब यहाँ पे देखते हैं। तो ये सबसे पहले हम बात करेंगे UNFC से आया यहाँ पे क्योटो प्रोटोकॉल, इसकी धारा 12 से आया था यहाँ पे हमारा CDM, ठीक है। अब CDM में क्या क्या कहानी है, एनेक्स 1 देश हैं, गैर एनेक्स देश हैं, ठीक है। तो जो एनेक्स 1 देश हैं वो क्या करेंगे, ऐसी परियोजनाओं में पैसा लगाएंगे जिससे कार्बन उत्सर्जन कम होता है गैर एनेक्स देशों में, ठीक है। और इसकी वजह से इनको क्या मिल जाएगा,
कार्बन क्रेडिट मिल जाएगा। और एक नई चीज़ लिखी है CER, जिसके बारे में हमने नहीं पढ़ा, आगे देख लेते हैं। तो इसमें लिखा है क्योटो प्रोटोकॉल के तहत क्या हुआ, पर्यावरण में कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए कार्बन क्रेडिट प्रणाली लागू की गई। तो इस प्रणाली के तहत किसी देश में उपलब्ध उद्योग के अनुसार उस देश के द्वारा किए जाने वाले अधिकतम कार्बन उत्सर्जन को निर्धारण किया गया। मतलब ये कहा गया भैया जो Annex 1 देश है या गैर एनेक्स देश है, ये भैया आपको इतना ही छूट है कि आप इतने ही % जो है कार्बन का उत्सर्जन कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे। ठीक है, किसी देश या समूह को उसके निर्धारित अधिकतम कार्बन उत्सर्जन से प्रति मीट्रिक टन की कटौती करने पर एक कार्बन क्रेडिट प्रदान किया जाता है। मतलब सपोज कि वो कुछ मीट्रिक टन कार्बन को उत्सर्जित करता है, अब ये क्या कर रहा है ना, इसे कम करने की कोशिश कर रहा है। तो पर मीट्रिक टन अगर कटौती करी है कार्बन की, तो आपको एक कार्बन क्रेडिट मिल जाएगा उसकी बदले में। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कार्बन क्रेडिट का क्रय विक्रय उसके वर्तमान बाजार मूल्य के अनुसार किया जाता है। ठीक है, जो भी वर्तमान में मूल्य चल रहा है उसके अकॉर्डिंग कार्बन क्रेडिट का क्रय विक्रय होता है। और इसमें लिखा है CDM यानी कि क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म ग्लोबल वार्मिंग में कमी के लिए हरित गृह गैस उत्सर्जन को नियंत्रित करने की प्रणाली है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन जिम्मेदार है, ग्रीन हाउस गैसेस, उसको कम करने के लिए हमने क्या लिया है, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, अब जो क्योटो प्रोटोकॉल के तहत सामने आई। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या होता है, वनीकरण, पेड़ पौधे लगाना, फिर है कार्बन सिंक, कार्बन को इकट्ठा करना, अन्य देशों में कार्बन न्यूनीकरण की परियोजनाएं आदि, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं कार्बन क्रेडिट वाले में। तो ये वैश्विक तापन को कम करने में सहायक होता है, यानी जो टेम्परेचर बढ़ा है उसको कम करने में हेल्प करेगा। तो इस प्रणाली के तहत विकसित देश विकासशील देशों में कार्बन उत्सर्जन कम करने वाली जो परियोजनाओं में क्या लगाते हैं, पैसा लगाकर कार्बन क्रेडिट क्या करते हैं, उनसे खरीद लेते हैं या प्राप्त कर लेते हैं। और इसमें लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन और भूमंडलीय तापन के नियंत्रण के लिए जो है कार्बन ट्रेडिंग के प्रोत्साहन की बात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की गई। अब इसमें कहा कि UNFCCC के अंतर्गत CDM का संचालन विकासशील देशों को विकसित देशों से जो निधियां या प्रोत्साहन उपलब्ध कराने हेतु किया जाता है, ताकि वे अच्छी प्रौद्योगिकी अपना कर ग्रीन हाउस गैसेस उत्सर्जन कम कर सके। मतलब कहानी कुछ नहीं लिखी, इससे इनको ये फ़ायदा होता है, CDM से ये फ़ायदा है कि विकासशील देशों में पैसा नहीं है, पैसा मिलेगा, और टेक्नोलॉजी नहीं है, टेक्नोलॉजी मिलेगी। इसकी वजह से जो कार्बन उत्सर्जन है उससे वो कम होगा, उसकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेस कम हो जाएंगी। ठीक है, अब इसमें लिखा है प्रमाणित उत्सर्जन कटौती, CDM के अंतर्गत आने वाली व्यापारिक इकाई है। ठीक है, अब इसमें लिखा है एक CER, देखिए इसमें लिखा है प्रमाणित उत्सर्जन कटौती यानी कि सर्टिफिकेट एमिशन रिडक्शन। CDM के अंतर्गत क्या है, एक व्यापारिक इकाई है। ठीक है, तो जो ये CER है ना, जो ये CER है, CER यूनिट 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को घटाने से प्राप्त होती है। मतलब अगर आप 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड को घटाते हैं तो आपको क्या मिलेगी, 1 CER यूनिट। ठीक है, तो ये वनीकरण इत्यादि द्वारा प्राप्त की जाती है। मतलब अपने देश में पेड़ पौधे लगाओ, पेड़ लगाओ। अच्छा, कार्बन कर यानी कि कार्बन टैक्स उन ऊर्जा स्रोतों पर लगता है जो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब क्या है, अगर आप ऐसे ऊर्जा स्रोत जो कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं उनसे क्या लिया जाता है, टैक्स, कौन सा, कार्बन टैक्स। अच्छा, ये प्रदूषण कर, पॉल्यूशन टैक्स का ही क्या है, एक उदाहरण है। यूँ तो स्वीडन, फिनलैंड, नीदरलैंड, नॉर्वे, ये सारे देश आपको यूरोप में ऊपर की साइड मिलेंगे। तो ये आदि देश जो है कार्बन टैक्स लगा चुके हैं। ठीक है, किंतु वर्ष 2005 में पहली बार न्यूजीलैंड ने ग्लोबल वार्मिंग के प्रतिकरण हेतु कार्बन टैक्स लगाने का प्रस्ताव किया। ठीक है, तो गाइस यहाँ न्यूजीलैंड जरूर याद रखना। ठीक है, 2005 में। अब 2018 में सिंगापुर सरकार ने घोषणा की कि वह अपने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कटौती करने के लिए 2019 से कार्बन टैक्स लगाएगा। तो सिंगापुर ने भी ऐसा बोल दिया। अब इसने कहा प्रति वर्ष 25,000 टन या अधिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के उत्पादन वाले सभी व्यापारिक क्षेत्रों से सभी सुविधाएं कार्बन टैक्स के अधीन होंगी। ठीक है, 2000 कुछ नहीं, हाँ, तो अब ये सब कार्बन टैक्स देंगे। अब इसमें लिखा ध्यान रखें कि किसी गैस का वैश्विक तापन विभव यानी कि ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, उस गैस के अणुओं की दक्षता उस गैस के वायुमंडलीय जीवन काल पर निर्भर करता है 2 चीज़ों पे। मतलब जो पोटेंशियल है वो 2 चीज़, गैस के अणु की दक्षता
और उसका जीवन काल, वायुमंडल में उसका जीवन काल इस पर निर्भर करता है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का वायुमंडलीय जीवन काल परिवर्तनीय, मतलब एक जैसा नहीं रहता, बदलता रहता है, जबकि सभी समयावधि के दौरान इसका जो वैश्विक तापन विभव है वो क्या होता है, एक होता है। जीवन काल तो चेंज होता है, लेकिन वैश्विक तापन विभव क्या होता है, एक ही रहता है। अच्छा, मीथेन का कहें तो 20 वर्ष के दौरान वैश्विक तापन विभव 72 पाया गया। कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में मीथेन जो है ना, इंपॉर्टेंट लाइन, कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में जो मीथेन है ग्रीन हाउस गैस के रूप में ज़्यादा प्रभावी और हानिकारक है। मतलब एक बात करी इसने कार्बन डाइऑक्साइड की, एक बात करी मीथेन की, तो ज़्यादा हानिकारक कौन सी है, मीथेन, प्रभावी ये है। ठीक है, अब जो मानव गतिविधियों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अवलंबन प्रदान करने में उत्पन्न ग्रीन हाउस गैसेस की कुल मात्रा को कार्बन पदचिन्ह कहते हैं। देखिए, कार्बन पदचिन्ह या फुटप्रिंट क्या होता है कि आप अपने जीवन काल में कितना कार्बन का उत्सर्जन कर रहे हैं, एक बंदा, हर बंदा कितना कर रहा है, तो वो उसका कार्बन पदचिन्ह हो गया। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से आप कितना कार्बन का उत्सर्जन कर रहे हैं। अब इसमें ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल का विकास WRI वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट और इसमें है WBCSD द्वारा किया गया, यानी कि वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के द्वारा किया गया। ठीक है, तो ये सरकार और व्यवसाय को नेतृत्व प्रदान करने वाले व्यक्तियों के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को समझने, परिमाण निर्धारित करने, प्रबंधन हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय लेखाकरण साधन है। ये ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के मापन, प्रबंधन, प्रतिवेदनों हेतु मानकों को निर्धारित करता है। ठीक है, अगर ये थोड़ा सा डिफरेंट सा हो गया, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसलिए वन कार्बन भागीदारी सुविधा विश्व बैंक का एक कार्यक्रम है जो 2008 से प्रारंभ हुआ। ये सरकारों, व्यवसाय, नागरिक समाज, स्वदेशी जनों की एक वैश्विक भागीदारी है। इसका सृजन वनोन्मूलन, वन निम्नीकरण के फलस्वरूप होने वाले जो उत्सर्जन है उसको कम करने में विकासशील देशों की सहायता करने के मुख्य उद्देश्य से किया गया। मतलब ये जो है ये विकासशील देशों के लिए किया गया। क्यों वन उन्मूलन हो रहा है या वन निम्नीकरण हो रहा है, इसके फलस्वरूप जो उत्सर्जन हो रहा है उसमें हेल्प के लिए। ठीक है, ये सुविधा विकासशील देशों को उनके इन प्रयासों में सहायता हेतु वित्तीय तकनीकी मदद, देखिए जब भी मदद की बात होती है तो वो एक पैसों से भी दी जाती है और टेक्नोलॉजी से भी दी जाती है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, तो इस तरह से मदद दी। परंतु ये सुविधा जो है विश्वविद्यालयों, व्यक्तियों, संस्थानों को वित्तीय मदद नहीं देती है। मतलब यूनिवर्सिटीज़ को नहीं देती, व्यक्ति और संस्थान इनको नहीं देती। चलिए, तो इसमें लिखा है बायो कार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप्स। एक क्या है, बहुपक्षीय कोष है, इसका प्रबंधन विश्व बैंक करता है। तो इस कोष हेतु नॉर्वे ने अत्यधिक यानी $135 मिलियन, यूके ने 120 और अमेरिका ने $25 मिलियन की प्रतिबद्धता जो है व्यक्त की है। ये कोष स्थलीय क्षेत्र यानी कि लैंड सेक्टर्स से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी करने को बढ़ावा देता है। फिर है कार्टाजेना प्रोटोकॉल। ये क्या लिखा है, जैव विविधता अभिसमन का पूरक प्रोटोकॉल है जो जैव प्रौद्योगिकी द्वारा उन्नत जीवित संशोधित जीवों द्वारा उत्पन्न संभावित खतरे से जैव विविधता की रक्षा करने हेतु प्रतिबद्ध है। लिखा है सन 2000 को ये अंगीकृत किया गया और 2003 से प्रभाव में आया। फिर नेक्स्ट आपका है नागोया प्रोटोकॉल। तो नागोया प्रोटोकॉल की बात करें 2014 में प्रभाव में आया। CBD का पूरक समझौता है ये। ठीक है, ये जो है आनुवांशिक संसाधनों को प्राप्त करने, उनसे मिले लाभों के समुचित निष्पक्ष बंटवारे से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते। अब इसने लिखा कि भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन संधि यूरोपीय संघ द्वारा विकासशील देशों के साथ वार्तालाप और सहयोग से वर्ष 2007 में स्थापित की गई। शुरुआत में 4 देशों से प्रारंभ ये संधि 38 देश 8 क्षेत्र उप क्षेत्रों में क्रियाशील है। ठीक है, तो ये अपने लक्ष्यों को 2 पारंपरिक सुदृढ़ स्तंभों के माध्यम से पूरा करता है। ठीक है, लक्ष्याधीन विकासशील देशों को उनकी विकास नीतियों, बजट में जलवायु परिवर्तन के एकीकरण हेतु तकनीकी वित्तीय सहायता प्रदान करना इसमें शामिल है। अब इसमें लिखा है, देखिए ये ना अगर आप PCS की तैयारी कर रहे हैं, इसे आप स्किप भी करते हैं ना तो भी चलेगा। तो इसमें लिखा है GCCA का ओवरऑल
उद्देश्य क्या है? यूरोपीय संघ गरीब विकासशील देशों के मध्य नई संधि बनाना। इसके पास जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए न्यूनतम क्षमता है। समन्वय, इसका समन्वय यूरोपीय कमीशन द्वारा किया जाता है। ठीक है, स्किप कर सकते हैं अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो। क्योटो प्रोटोकॉल निम्न में से संबंधित है, किससे? जलवायु परिवर्तन से। क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन से संबंधित एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो UNFCCC से संबद्ध है। ग्रीन हाउस गैस के निकास को कम करने से संबंधित है, ना कि केवल ग्रीन हाउस गैस से। ये सेम है, इसमें कुछ भी नया नहीं था। ठीक है, तो क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है। ये देखिए रिपीट हो गया क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्योटो प्रोटोकॉल संधि जो है लागू हुई थी 2005 में। क्योटो उपसंधि मुख्यतः ओजोन परत की शीतलता से संबंधित है। मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में ग्रीन हाउस गैस के रूप में अधिक हानिकारक है। ठीक है, तो देखिए हमारा पहला और तीसरा सही है। ठीक है, चलिए, तो इसमें ये है बिल्कुल सेम लिखा हुआ है। मैं सिर्फ रीड कर रही हूँ। ठीक है, जो हम पढ़ चुके हैं वही चीज़ लिखिए। देखिए लिखा है इसमें, क्योटो उपसंधि रूस के हस्ताक्षर के बाद 2005 को है लागू हुई। ये एक नई बात लिखी है। ठीक है, रूस के हस्ताक्षर के बाद जो है 2005 में लागू होती है। क्योटो संधि वैश्विक तापन यानी कि ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित मीथेन गैस से अधिक है। ठीक है, किसी गैस का वैश्विक तापन विभव जो है उस गैस के अणुओं की जो दक्षता है या उसका जो वायुमंडलीय जीवन काल है उस पर निर्भर करता है। कार्बन डाइऑक्साइड का जो वायुमंडलीय जीवन काल है वो परिवर्तनीय, लेकिन सभी समय अवधि के दौरान इसका जो वैश्विक तापन विभव है वो है 1। अच्छा, मीथेन जो है 20 वर्ष के दौरान वैश्विक तापन विभव क्या है इसका 72। तो इसने कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में जो मीथेन है ग्रीन हाउस गैस के रूप में ज़्यादा प्रभावी और क्या है, हानिकारक है। चलिए, नेक्स्ट इसने लिखा, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो इसने कहा कार्टेजेना प्रोटोकॉल जो है आपका बायो सेफ्टी के लिए है। आपका स्टॉकहोम सम्मेलन जो है देखिए वो है गलत कौन सा है? देखिए इसने लिखा है क्योटो प्रोटोकॉल जो है जल संरक्षण के लिए नहीं, ये क्लाइमेट चेंज यानी कि जलवायु परिवर्तन के लिए। ठीक है, बाकी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ओजोन परत के लिए। ठीक है, और ये स्टॉकहोम सम्मेलन जो है अनवरत जैविक प्रदूषक के लिए। ठीक है, अब इसमें लिखा है क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो जलवायु परिवर्तन के संयुक्त राष्ट्र संरचना अभिसरण से अंतर संबंधित है। तो इस प्रोटोकॉल को जो है आपका 1997 में क्योटो जापान में अंगीकृत किया गया, 2005 में लागू हुआ। ये प्रोटोकॉल जो है वैश्विक तापन में योगदान देने वाली जो गैसें उसके उत्सर्जन में कमी लाने हेतु लक्षित है। अब 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया, तो कहाँ किया गया? जापान क्योटो में किया गया। ठीक है, तो क्योटो प्रोटोकॉल आता है और ये प्रोटोकॉल अपनाया गया इसमें, और यहाँ पे अपनाया जाता है 2005 में। ठीक, अंगीकृत हुआ 1997। अब लिखा है निम्नलिखित कथनों में से जो आपका CDM के लिए कौन सा गलत है ये बताना है। तो इसमें हरित गैस के उत्सर्जन को नियंत्रित करता है, ये ग्लोबीय तापीकरण को कम करता है। क्योटो प्रोटोकॉल ने इसके सतत विकास के आकलन के लिए सुझाव दिया। ठीक है, ये भी सही है। ये विकसित देशों को विकासशील देशों की परियोजनाओं में पूंजी लगाने का निषेध करता है। देखिए निषेध नहीं करता, ये पूंजी लगाने को कहता है। ठीक है, तो देखिए CDM ग्लोबल वार्मिंग में कमी के लिए हरित गृह गैस उत्सर्जन को नियंत्रित करने की प्रणाली क्योटो प्रोटोकॉल के तहत सामने आई थी, और इसके अंतर्गत वनीकरण, कार्बन सिंक, अन्य देशों में कार्बन न्यूनीकरण की परियोजनाएं आदि आती हैं। तो ये वैश्विक तापन को कम करने में सहायक है। इस प्रणाली के तहत विकसित देश विकासशील देशों में कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए परियोजनाओं में पूंजी लगाकर कार्बन क्रेडिट प्राप्त करते हैं। तो ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल की बात करें, ये क्या है? तो आंसर देख लेते हैं डायरेक्ट, तो ये हम पढ़ चुके। तो ए वाला ये, तो इसने कहा यह सरकार व्यवसाय को नेतृत्व देने वाले व्यक्तियों के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को समझने, परिमाण निर्धारित करने और प्रबंधन हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय लेखाकरण साधन है। तो गाइस IS 2016 ये हम अभी पढ़ चुके हैं, बिल्कुल सेम है, आप इसे देख सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं, स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल सन 2005 में प्रभावी हुआ। क्योटो प्रोटोकॉल मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैसेस के निकास को कम करने से संबंधित है। मीथेन की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस के रूप में 5 गुना अधिक प्रभावी है। ये गलत है, पहला और दूसरा सही है, बाकी तीसरा गलत है। अब देखिए इसमें क्या लिखा है कि जापान क्योटो शहर में जो है 1997 में UNFCCC के तीसरे सम्मेलन यानी कि COP3 में क्योटो प्रोटोकॉल को स्वीकार किया।
ये जो है 2005 में प्रभावी हुआ। ग्रीन हाउस गैस को जो है 1990 के स्तर तक लाने के लिए एक बाध्यकारी समझौता है ये। अच्छा, इसमें लिखा है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन भूमंडलीय तापन के संदर्भ में UNFCCC के अंतर्गत उस बाजार संचालित युक्ति का क्या नाम है जो विकासशील देशों को विकसित देशों से निधि या प्रोत्साहन उपलब्ध कराती है ताकि वे अच्छी प्रौद्योगिकी अपनाकर ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम कर सकें। तो देखिए वो क्या होता है, वही है आपका CDM। तो वैस यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन भूमंडलीय तापन के नियंत्रण के लिए कार्बन क्रेडिट के प्रोत्साहन की बात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की गई। UNFCCC के अंतर्गत CDM का संचालन विकासशील देशों को विकसित देश से निधियाँ या प्रोत्साहन उपलब्ध कराने हेतु किया जाता है ताकि वे अच्छी प्रौद्योगिकी अपनाकर ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन है उसको कम कर सकें। अच्छा, अब निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो कार्बन जमाई कार्बन क्रेडिट के बारे में CDM क्योटो नवाचार युक्ति में से एक है, ठीक है, तो सही बात है। CDM के अंतर्गत कार्यान्वित होने वाली परियोजनाएं केवल Annex 1 देशों से संबंधित है? नहीं, इस Annex 1 वाले देश जो है परियोजना में पैसा लगाते हैं, लेकिन ये स्थापित कहाँ होती है? गैर एनेक्स देशों में, ठीक है, तो इसलिए ये गलत है दूसरा, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या लिखा है, तो CDM UNFCCC क्योटो प्रोटोकॉल की धारा 12 के अंतर्गत आता है। तो इसके द्वारा जो क्या होता है, Annex 1 के जो विकासी देश हैं वो क्या करते हैं, गैर Annex 1 देशों में जो है आपका स्वच्छ विकास युक्ति परियोजनाएं कार्यान्वित कर कार्बन क्रेडिट प्राप्त करते हैं, ठीक है। परियोजनाएं Annex 1 के देश द्वारा कार्यान्वित की जाती है, परंतु ये जो है गैर Annex 1 विकासशील देशों में क्रियान्वित होती है, ठीक है, और इन परियोजनाओं का संबंध दोनों देशों से होता है। अब लिखा है यहाँ पे UNEP द्वारा समर्थित कॉमन कार्बन मीट्रिक को किस लिए विकसित किया गया है? तो आंसर है A, यानी कि संपूर्ण विश्व में निर्माण कार्य के कार्बन पतजन का आंकलन करने के लिए। चलिए देखते हैं। कॉमन कार्बन मीट्रिक एक विशिष्ट जलवायु क्षेत्र के भवनों के निर्माण कार्यों से जुड़ी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लिए माप रिपोर्टिंग सत्यापन को परिभाषित करने के लिए उपयोग की जाने वाली गणना पद्धति है। इसमें वेटिंग और क्या है, बेंचमार्किंग जैसे मापों की मूल्य आधारित व्याख्या शामिल है। चलिए देखिए कौन से पेपर में आया है, तो ये IAS में आया, इसलिए ये अजीब सा क्वेश्चन है। अब है ब्लू कार्बन क्या है, चलिए इंपॉर्टेंस है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसमें ब्लू कार्बन क्या, महासागरों तटीय पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा जो है प्रग्रहित कार्बन, मतलब महासागरों तटीय, ये नई बात लिखी है कुछ, तो महासागरों तटीय पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा प्रग्रहित कार्बन ब्लू कार्बन है। तो इस क्षेत्र में पाए जाने वाली सीवीड, प्लैंक्टन्स, मैंग्रोव आदि कार्बन प्रग्रहण से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए क्या एक कार्बन सिंक का निर्माण करते हैं। मतलब ये क्या करते हैं, जो वायुमंडल में कार्बन है वो अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं, तो ये कार्बन सिंक है, ठीक है। तो इन तटवर्ती परितंत्र में कार्बन अवशोषण की क्षमता वनों से कहीं अधिक होती है, ठीक है। अब निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कभी कभी समाचारों में देखने को मिलता है कि Annex 1 देश जो है कार्टेजना प्रोटोकॉल, ठीक है, और प्रमाणित उत्सर्जन कटौती नागोया प्रोटोकॉल, और CDM जो था आपका वो है क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित है, ठीक है। तो जो हमारा आंसर है तो सिर्फ थर्ड वाला सही है, बाकी सब गलत। देखो CDM की बात करें तो ये जो है UNFCCC क्योटो प्रोटोकॉल की धारा 12 के अंदर है। Annex 1 देश, इसमें कुछ भी नया नहीं लिखा है, इतनी बातें वही लिखी है। फिर यहाँ जो है कार्टेजेना प्रोटोकॉल जो है जैव विविधता अभिशमन का पूरक प्रोटोकॉल है, जो जैव प्रौद्योगिकी द्वारा उत्पन्न जीवित संशोधित जीवों द्वारा उत्पन्न संभावित खतरों से जैव विविधता की रक्षा करने हेतु प्रतिबद्ध है। नागोया प्रोटोकॉल आनुवांशिक संसाधनों को प्राप्त करने और उससे मिले लाभों के समुचित और निष्पक्ष बंटवारे से संबंधित है, ठीक है। ये जो प्रोटोकॉल्स हैं उनकी बात देखिए, IAS में आएगा क्वेश्चन, इसलिए थोड़ा सा टफ है। हम हैं PCS वाले। कार्टेजेना प्रोटोकॉल का संबंध है तो जैव सुरक्षा समझौते से, तो कार्टेजेना प्रोटोकॉल जो है अंतर्राष्ट्रीय संधि है
इसका संबंध है जैव सुरक्षा समझौते से। सन 2000 में इसे स्वीकार किया गया, 2003 में लागू हो जाता है और 2003 में क्या है, जैव सुरक्षा पर कार्टेजेना प्रोटोकॉल की पुष्टि की भारत ने। अब लिखा है मानव गतिविधियों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अवलंबन प्रदान करने में उत्पन्न ग्रीन हाउस गैसेस की कुल मात्रा को क्या कहते हैं, तो हम कहते हैं कार्बन पश्चित। कार्बन पश्चित यानी कि मानव जो है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन का उत्सर्जन करता है प्रत्येक मानव, तो उसको हम उसका क्या बोलते हैं, पदचिन्ह बोलते हैं, कार्बन पश्चित। कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है। इसके अतिरिक्त जो है मीथेन, जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये भी क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस ही हैं। अच्छा, कार्बन क्रेडिट के संबंध में क्या सही नहीं है ये बताना। तो देखिए, कार्बन क्रेडिट प्रणाली क्योटो प्रोटोकॉल के संयोजन से सही है, ये सही लिखा है, संयोजन से संपुष्ट की गई है। और कार्बन क्रेडिट उन देशों या समूहों को प्रदत्त की जाती है जो ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन घटाकर उसे उत्सर्जन अभियंश के नीचे ला चुके होते हैं। ठीक है, फिर इसने कार्बन क्रेडिट का लक्ष्य कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में हो रही वृद्धि पर अंकुश लगाना है, बिल्कुल सही। कार्बन क्रेडिट का क्रय विक्रय जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा समय समय पर नियत मूल्यों के आधार पर होता है, नहीं, बाजार मूल्य जैसा होगा उसके हिसाब से क्रय विक्रय होगा। क्योटो प्रोटोकॉल के तहत पर्यावरण में कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए कार्बन क्रेडिट प्रणाली लागू की गई है और इस प्रणाली के तहत किसी देश में उपलब्ध उद्योगों के अनुसार उस देश द्वारा किए जाने वाले अधिकतम कार्बन उत्सर्जन का निर्धारण किया जाता है। किसी देश या समूह को उसके निर्धारित अधिकतम कार्बन उत्सर्जन में से प्रति मीट्रिक टन की कटौती करने पर एक कार्बन क्रेडिट प्रदान होता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्या होता है, कार्बन क्रेडिट का क्रय विक्रय उसके वर्तमान जो बाजार मूल्य है उसके अनुसार होता है। कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण इसमें से किसने शुरू किया, तो वही कार्बन क्रेडिट की बात आती है आपकी क्योटो प्रोटोकॉल से। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। फिर लिखा है बायो कार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप। ठीक है, तो ये जो है इसका प्रबंध निम्नलिखित में से कौन करता है, तो वर्ल्ड बैंक करता है। तो गैस इसमें देखिए क्या लिखा, इसमें लिखा है बायो कार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप एक क्या है, बहुपक्षीय कोष है। इसका प्रबंध वर्ल्ड बैंक करता है। इसके लिए जो है नॉर्वे अधिकतर $135 मिलियन, यूके 120, अमेरिका $25 मिलियन की प्रतिबद्धता व्यक्त की है इसके लिए। और ये कोष जो है स्थलीय क्षेत्र से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कमी करने को बढ़ावा देता है। अब इसमें लिखा है वन कार्बन भागीदारी सुविधा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, चलिए, तो गाइस ये वाला क्वेश्चन देखिए IAS का है। मैं सिर्फ क्वेश्चन आपको दिखा दे रही हूँ, इसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती क्योंकि ये पढ़ के भी आप नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो इसकी व्याख्या भी मैं आपको दिखा दे रही हूँ, IAS 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ लिखा है भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो इसने लिखा है ये यूरोपीय संघ की पहल है। ये लक्ष्याधीन विकासशील देशों को उनकी विकास नीतियों और बजट में जलवायु परिवर्तन के एकीकरण हेतु तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। देखिए ये क्वेश्चन भी आपका, इसका समन्वय विश्व संसाधन संस्थान और धारणीय विकास हेतु विश्व व्यापार परिषद द्वारा किया जाता है। तो आंसर है ए, यानी पहला और दूसरा सही है, तीसरा वाला गलत है। देखिए फिर से पढ़ते हैं इसे। भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन संधि आया है, ये IAS में है, तो भैया IAS के क्वेश्चन की तो बात ही निराली है गई। तो भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन संधि यूरोपीय, आप इसे स्किप कर सकते हैं, यूरोपीय संघ द्वारा विकासशील देशों के साथ वार्तालाप एवं सहयोग से वर्ष 2007 में स्थापित की गई है। शुरुआत में 4 देशों से प्रारंभ, यह संधि 38 देश 8 क्षेत्र उपक्षेत्रों में क्रियाशील है। ये अपने लक्ष्यों को 2 पारस्परिक सुदृढ़ स्तंभों के माध्यम से पूरा करता है। इसमें लक्ष्याधीन विकासशील देश को उसकी विकास नीति और बजट में जलवायु परिवर्तन के एकीकरण हेतु तकनीकी वित्तीय सहायता प्रदान करना शामिल है। GCCA का ओवरऑल उद्देश्य यूरोपीय संघ गरीब विकासशील देशों के मध्य नई संधि बनाना है। इसके पास जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए न्यूनतम क्षमता है। इसका समन्वय यूरोपीय कमीशन यानी कि EC द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो कहानी कुछ ऐसी है कि कहानी ख़त्म ही नहीं हो रही है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का पहला देश जिसने भूमंडलीय तापन के प्रतिकरण के लिए कार्बन टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा। तो देखिए इन सब ऑप्शंस में हमारा आंसर जो है वो है न्यूजीलैंड।
तो कहानी कुछ ऐसी है कि कार्बन टैक्स जो है उन ऊर्जा स्रोतों पर लगाया जा रहा है जो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं। तो इसने कहा है प्रदूषण कर है ये एक तरीके का। तो यूं तो स्वीडन, फिनलैंड, नीदरलैंड, नॉर्वे आदि ये तो लगा चुके हैं कार्बन टैक्स। 2005 में पहली बार न्यूजीलैंड ने इस पे काम करना मतलब इसने प्रस्ताव रखा कि हम ये टैक्स लगाएंगे। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किस देश ने जो है ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी करने के लिए 2019 में कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा की? तो जो ऑप्शन है उसमें आंसर है हमारा सिंगापुर ने 2019 में जो है घोषणा की, और ये जो है प्रतिवर्ष 25,000 टन या उससे अधिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के उत्पादन वाले सभी व्यापारिक क्षेत्रों में सभी सुविधाएं कार्बन टैक्स के अधीन होंगी। अब इसमें लिखा है कि गहरी कार्बन वेधशाला के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? तो गाइस क्वेश्चन कहाँ आया हुआ है? तो यूपी पीसीएस 2019 का। अब इसने लिखा है ये वैश्विक मतलब यहाँ पे लिखा है DCO। ठीक है, तो इसने लिखा ये वैश्विक अनुसंधान कार्यक्रम पृथ्वी पर कार्बन की भूमिका को आगे बढ़ाने के लिए है, और ये गहरी माइक्रोबियल पारिस्थितिकी तंत्र के क्षेत्रीय अवलोकन के लिए। आंसर है 1 और 2 दोनों ही सही है हमारे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, गहरी कार्बन वेधशाला मतलब DCO 1000 से अधिक वैज्ञानिकों का एक क्या है वैश्विक समूह है जो पृथ्वी पर कार्बन की मात्रा, गतिविधि, रूप, उद्गम को समझने की दिशा में 10 वर्षीय अभियान पर कार्यरत है। और इस अभियान के तहत गहरी माइक्रोबियल पारिस्थितिकी तंत्र के क्षेत्रीय अवलोकन का कार्य संचालित किया जाता है। तो गैस ये हो गई वीडियो काफ़ी बड़ी। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है जलवायु परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में भारत की कार्य योजना। ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।